एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मुग़ल वंश। मुग़ल वंश आज संक्षिप्त में उसका देखेंगे पूरा कि मुग़ल वंश के प्रमुख राजा क्या थे और उसकी उपलब्धियां क्या थी, कौन कौन से युद्ध हुए और उसका पूरा आर्किटेक्चर क्या था, उसकी जो प्रशासन व्यवस्था क्या थी। तो पूरा संपूर्ण देखेंगे आज मुग़ल वंश। और आपका मात्र समय 15 से 20 मिनट। और ये जो टॉपिक है आपको इतने आने चाहिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है इतने आपको आने चाहिए ताकि मुग़ल वंश से जो प्रश्न बने आप उनका आंसर आसानी से दे पाएँ। हम देखेंगे एक ऐसा वंश जो भारत में कभी था ही नहीं, जिसका उत्थान भारत से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन भारत में आने के बाद उसने भारत को एक अचीवमेंट भी कह सकते हैं और एक बुराई भी कह सकते हैं, दोनों साथ में आई, ठीक। मुग़ल वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को देखते हैं। हम आपको बता दें कि यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की जिसमें आपको हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री से में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मुग़ल वंश, जिससे जो है एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मुग़ल वंश के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं बाबर से। बाबर जो एक विदेशी मुस्लिम आक्रामकता थी जिसने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली के सिंहासन में बैठा। बाबर जो आप भारत में आता है 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत कहाँ है आप बता सकते हैं? किस राज्य में पानीपत पड़ता है? जो बाबर है आता है 1526 में और लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ता है और जीत जाता है। और यहीं पड़ती है मुग़ल वंश की नींव। बाबर एक ऐसा शासक था जिसने मात्र 5 से 4 सालों में जितनी लड़ाई लड़ा लगभग सब ने जीती और उसने एक मजबूत मुग़ल वंश की नींव रखी। बाबर जो है खानवा की लड़ाई लड़ता है, राणा सांगा खानवा की लड़ाई लड़ता है 1527 ईस्वी में और राणा सांगा को पराजित करता है। जबकि राणा सांगा एक महान शासक जो भारत वंश के राजपूत राजाओं में से एक थे, उनको हराया 1527 ईस्वी में। उसके बाद लड़ता है चंदेरी की लड़ाई और चंदेरी की लड़ाई में हराता है मेदिनी राय को। 1528 में मेदिनी राय को हराकर उसने भारत के और एक हिस्सा जीतकर अपने साम्राज्य को बड़ा करता है। उसके बाद लड़ता है वो घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई 1529 में लड़कर फिर उसने अपने राज्य को विस्तार करता है। इस तरह से उसने भारत के लगभग आधे हिस्से को जीत लेता है। बाबर जो पहला ऐसा शासक था जिसने तोपों का इस्तेमाल किया था। भारत में तोपों का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर था। हालांकि भारत के शासकों को तोपों का ज्ञान था, आर्टिलरी का ज्ञान था, लेकिन सबसे पहले जो युद्ध में प्रयोग किया था तो वो बाबर किया था। बाबर की पुस्तक थी बाबरनामा या तुज़्ज़क़ बाबरी। ये जो आपको टॉपिक 3 जो आपके युद्ध दिए गए हैं, ये तीनों युद्ध आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। पानीपत की पहली लड़ाई से शुरू होती है मुग़ल वंश की शुरुआत और 1857 के क्रांति के बाद जाकर मुग़ल वंश का अंत होता है। देखेंगे कोई भी राज्य को पनपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको युद्ध का सामना करना पड़ता है। अगर युद्ध जो जीतेगा तभी वो वंश आगे बढ़ पाएगी। तो हमने देख लिया बाबर के बारे में पूरा। बाबर लड़ता है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा की लड़ाई 1527 में, चंदेरी की लड़ाई लड़ता है 1528 में और फिर घाघरा की लड़ाई लड़ता है 1529 में। और ये लगातार युद्ध आप देखेंगे 26, 27, 28, 29 और ये चारों युद्ध जीतता है और एक महान शासक के रूप में उभरता है और अपने वंश की, मुग़ल वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं बाबर, जो आपको देखते हैं कि बाबर 26 में आता है और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। 30 में इसका लड़का आता है जिसका नाम है हुमायूं और हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है।
1530 में। ज़्यादा कुछ ये शांति से रहना चाहता है, लेकिन भारत के राजाओं ने इससे छोटे मोटे युद्ध करते रहते हैं। उसके बाद एक और भारत का शासक होता है जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी से लड़ता है कन्नौज की लड़ाई 1540 में, और 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पटक के मारा और शेर शाह कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी जीत जाता है, और इस तरह से होती है सूरवंश की शुरुआत भारत में। 1540 में होती है कन्नौज की लड़ाई, और उसके बाद हुमायूं को यह हार का सामना पड़ता है, और ये हारने के बाद ये भारत छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने राज्य को डूबते डूबते ऊपर करते करते अपने वंश को बचाया, जिसने कभी सुकून से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया। ये फिर आ जाता है ईरान में और ईरानियों से दोस्ती करता है, और दोस्ती करने के बाद फिर आता है 1556 में, और 1556 में आने के बाद इससे पहले क्या होती है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक कहानी ये भी है, लोग कहते हैं कि अगर शेर शाह सूरी अगर मात्र 10 वर्ष तक अगर शासन कर लिया होता भारत पे, तो शायद मुगल वंश भी नहीं आता। लेकिन शेर शाह सूरी की अपने ही तोप से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो गोला दागता है तोप से, आर्टिलरी से, और वही जो बारूद है वापस आकर इसी को लग जाती है, और ये शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक अनफॉर्चुनेट था, इसलिए सूरवंश का अंत हो जाता है, और फिर हुमायूं को मौका मिल जाता है, और हुमायूं फिर से भारत में आकर ईरानियों की मदद से भारत को सत्ता संभालता है, और 1956 में उसको सीढ़ियों से गिरने से भी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इसके संबंधित पुस्तक है हुमायूंनामा, और जिसने हुमायूंनामा को लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो ये था हुमायूं के बारे में, जिसने बहुत सारी कहानियां हैं इसके लेकर चलते, लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुमायूं के बाद आता है उसका बेटा अकबर, और अकबर को बोलते हैं कि ये हिंदुइज्म में मतलब भारत में, हिंदुस्तान में एक महान शासक। लेकिन महान भी कैसे था, इसकी भी हम आपको चर्चा करेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, आपको बता दें कि 1900, आप यहाँ पे देखिए, जो है हुमायूं जो है 1956 में मरता है, और 56 में मरने के बाद जब हुमायूं की मरने की खबर आती है, तो एक हिंदू सम्राट राजा बोल सकते हैं, राजा हेमू को, एक ऐसा राजा जिसने अपने पूरा जीवन में जितनी लड़ाई लड़ी थी, चाहे हुमायूं से लड़ा हो या फिर अन्य शासकों से लड़ा हो, उसने हर एक युद्ध जीता था। और फिर उसने जब उसे पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने दिल्ली की ओर कूच किया और राजा बनने के लिए जाने के लिए दिल्ली जाने लगा। उसी के बीच में होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, फिर से होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, और इसमें इस तरह से थे एक मुगल वंश और राजा था अकबर। अभी इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, अभी मात्र अकबर उस समय 12 साल का था। और इसका जो संरक्षण करता था बैरम खां, और बैरम खां से लड़ता है हिंदू राजा हेमू। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई थी, इतिहास में इसको काला दिन के रूप में जानते हैं, क्योंकि एक जीती हुई लड़ाई हेमू हार जाता है। एक छोटी सी गलती, पूरी युद्ध जो है समाप्त होने को था, हेमू की विजय हो चुकी थी, तब तक एक अचानक तीर आती है और हेमू को सर से गुजरती है, और हेमू घायल हो जाता है, और इसके सैनिकों में ये आवाज़ गूंजने लगती है कि हेमू मारा गया, और इसके सैनिक सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद अकबर ने निहत्थे हेमू की गर्दन काटकर वो गाजी की उपाधि धारण करता है और अपना राज्याभिषेक करता है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि अकबर महान था? एक निहत्थे शासक को गर्दन काट के उसने अपने आप को महान बताया, अकबर। और इसलिए कहते हैं कि यदि हेमू अगर इस युद्ध को अगर कुछ पल रोक पाता, तो शायद यहाँ भी मुगल वंश का अंत था, मुगल वंश इतने भारत में पॉपुलर नहीं हो पाता। ठीक है, खैर पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर जीतता है और उसका राज्याभिषेक होता है। अकबर जो था एक धार्मिक सहिष्णुता था,
ठीक है। उसके अंदर एक सहिष्णुता ये थी कि वो दोनों धर्मों को लेके चलने वाला था। उसने एक नई धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही, जिसने अपने खुद को भगवान माना, और सुलह एक कुल की नीति अपनाई। उसने जितने युद्ध जीते वहाँ के रानियों से शादी कर लिया, आपको पता है, ताकि उसमें समन्वय बैठा रहे। मनसबदारी, राजस्व सुधार जो प्रक्रिया थी राजा टोडरमल कराए। इसके अब बता दें कि अकबर के शासनकाल में जो था 9 और नवरत्न थे, जिसमें कुछ थे जिसमें पहला बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, फ़हीम, राजा मान सिंह आदि नवरत्न में शामिल थे। अकबर की एक महान निर्माण कार्य भी शुरू करा इसने, जिसे आपको बता दें कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया, और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इसने लड़ी हैं। आपको हल्दी घाटी का भी उदाता है 1576 ईस्वी में, जो मान सिंह और आपके हिंदू महान शासक महाराणा प्रताप ने लड़ी थी। ठीक है, तो अकबर के बारे में नॉर्मली इतना संक्षिप्त आप जानेंगे, इसका भी डिटेल वीडियो भी आएगा। ठीक है, अकबर के बाद उसका लड़का आता है जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर को न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है, जंजीरे अदालत। ठीक है, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति देता है, और कैप्टन हाइकिंग्स और सर थॉमस रो ने भारत में कारखाने की शुरुआत करते हैं, फैक्ट्रियों की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। इसमें बहुत सारे चीज़ें इमारतों का निर्माण हुआ। ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल रहा, जैसे ताजमहल का निर्माण, लाल किले का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान कराने वाला ये एक पहला शासक था शाहजहां, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान जो शुरू किया वो शाहजहां था, और कोई सैन्य अभियान शुरू नहीं किया था, क्योंकि दक्षिण भारत के जो शासक थे काफ़ी स्ट्रांग थे। आगे बढ़ते हैं। और उसके औरंगजेब के बाद, शाहजहां के बाद आता है उसका लड़का औरंगजेब। औरंगजेब जो था धर्म के उसके अंदर कट्टरता थी। जजिया कर उसने पुनः शुरुआत कर दिया। जो जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन शुरू कर दिया था कौन? आपके औरंगजेब ने। शिवाजी और मराठों से काफ़ी संघर्ष रहा। मुगल साम्राज्य का दक्षिण भारत का विस्तार, इसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों इसने जीत लिए थे, और इसकी मृत्यु जो होती है 1507 में। इसके बाद इसका शासक एक और शासक आता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, जो उपाधि धारण करता है शाह आलम प्रथम का। ये इसके ने राज्य को और कमज़ोर किया। इसने राज्य धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुगल वंश जो चरम उत्थान पे था, अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। बहादुर शाह के बाद आता है जहांदार शाह आता है, और इसका काल मात्र लगभग 1 साल के आसपास का रहता है। उसके बाद आता है फर्रुखसियर आता है, जिसने अंग्रेजों को व्यापार में विशेषाधिकार दिया। साम्राज्य का पतन होने लगा, क्योंकि इससे अंग्रेजी हुकूमत ही बढ़ने लगी थी। ठीक, नेक्स्ट है अगला शासक आता है मोहम्मद शाह आता है। इसको इस समय नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है नादिर शाह, और भारत से कोहनूर हीरा लूट कर ले जाता है, और भारत की राजधानी दिल्ली में कत्लेआम करता है 1939 में, और जो सिंहासन और भारत का कोहनूर हीरा वो अपने राज्य लेके चला जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद आता है अगला राजा अहमद शाह जो है साम्राज्य और कमज़ोर हो गया था। एकदम राज्य की जो क्षमता थी एकदम कम होती जा रही थी। जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो डेवलप हो रही थी, और मुगल वंश कमज़ोर होता जा रहा था। अगला आता है जो है शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा जाता है, और उस समय मुगल वंश का राजा था शाह आलम द्वितीय, और ये ब्रिटिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, और ब्रिटिश ने इसे सिर्फ पेंशनर के रूप में कार्य करता है। ये यहाँ पे राज्य नहीं है, यहाँ ब्रिटिश अधीनता है, और ब्रिटिश ने ये लड़ाई जो होती है, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। इसमें ये शासक था, लेकिन ये राजा नाम मात्र था, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था।
और इस क्योंकि ये ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर लिया था तो ये सिर्फ पेंशनर के रूप में कार्य करता था। और इस तरह से आता है मुगल वंश का अंतिम सम्राट, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, और ये 37 से 1857 तक रहता है। और ये जब 1857 की जब क्रांति हुई, लोगों ने बताया कि आप तो इस भारत के बादशाह हो, और इसने 1857 की क्रांति में कूदा और उसने नेतृत्व किया, और अंग्रेज़ों ने इसको बंदी बनाकर रैगून भेज दिया। तो रैगून में सजा किसको हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय को, और ये अंतिम राजा था। इसको बोला गया कि ये बिना राज्य का राजा था। राजा तो था लेकिन बिना राज्य का, इसमें कोई राज्य ही नहीं था, बिना राज्य का राजा था। तो बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति में इसने नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों ने इसे रैगून भेज दिया। तो हमने देखा मुगल वंश काफ़ी संक्षिप्त में था ये, इस पर डिटेल वीडियो और आएगी आपको। तो मैंने जितने मुगल वंश के राजा हुए हमने बताया।